हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोर्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्रेड लाइफ साइकिल, थ्रेड स्टेट्स। थ्रेड स्टेट्स और इम्पोर्टेंट थ्रेड मेथड्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम मल्टी थ्रेडिंग के 3 कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, उसके बाद में हम देखेंगे रेस कंडीशन एंड देन थ्रेड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बग्स अवॉइड करने के लिए और ऑब्वियसली जावा इंटरव्यू के लिए भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है? रेस कंडीशन तब होती है जब मल्टीपल थ्रेड एक ही शेयर्ड रिसोर्सेज को सेम टाइम पर एक्सेस और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन में फाइनल आउटपुट डिपेंड करता है कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो गया, और क्योंकि थ्रेड का एग्जीक्यूशन ऑर्डर प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, आउटपुट भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है और रिजल्ट गलत आ जाता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए एक बैंक अकाउंट है, 2 थ्रेड सेम बैंक बैलेंस को अपडेट कर रहे हैं। दोनों थ्रेड ओल्ड बैलेंस रीड करते हैं, दोनों न्यू बैलेंस कैलकुलेट करते हैं और दोनों वैल्यू वापस राइट कर देते हैं। इस वजह से फाइनल बैलेंस जो है वो गलत हो जाता है और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं रेस कंडीशन। चलिए इसको हम देखते हैं इंटेलिजेंट में कि रेस कंडीशन क्या होती है। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हम बनाएंगे एक पैकेज जिसको मैं नाम दे रही हूँ रेस कंडीशन। इसके अंदर अब बनाएंगे हम एक जावा क्लास जिसको मैंने नाम दिया काउंटर। अभी काउंटर में हमने लिया इंट काउंट इज इक्वल टू 0। एक मेथड ली वॉइड इंक्रीमेंट जो कि करा रही है काउंट को इंक्रीमेंट। अभी बनाते हैं हम क्लास माय थ्रेड जो कि एक्सटेंड करा रही है थ्रेड को। अब यहाँ पे हम लिखेंगे काउंटर काउंटर। यहाँ पर हमने लिखा है काउंटर काउंटर, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। काउंटर यहाँ पर क्लास का नेम है और ये जो दूसरा वाला काउंटर है ये एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल काउंटर क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे बनाएंगे कंस्ट्रक्टर माय थ्रेड काउंटर काउंटर दिस डॉट काउंटर इज इक्वल टू काउंटर। जब हम कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं दिस डॉट काउंटर इज इक्वल टू काउंटर, तो हम सेम काउंटर ऑब्जेक्ट को थ्रेड के अंदर स्टोर करा रहे हैं। इससे क्या होगा कि दोनों थ्रेड जो है वो सेम काउंटर ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे होते हैं और वही शेयर्ड ऑब्जेक्ट की वजह से रेस कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक मेथड पब्लिक वॉइड रन। यहाँ पे हम लगाएंगे एक फॉर लूप फॉर int I is equal to 0, I is greater than or equal to 1000 और I plus plus काउंटर डॉट इंक्रीमेंट। यहाँ पे हम काउंटर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। काउंटर का बनाएंगे ऑब्जेक्ट काउंटर काउंटर इज इक्वल टू न्यू काउंटर। तो लिखेंगे माई थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। ऐसे ही माई थ्रेड T2 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। इसके अंदर हम लेंगे काउंटर को then T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। फिर यहाँ पे हम ज्वाइन मेथड लगाएंगे T1 डॉट ज्वाइन एंड T2 डॉट ज्वाइन एंड देन प्रिंट कराएंगे
फाइनल काउंट, काउंट पर डॉट काउंट। ये क्या एरर शो कर रहा है? अब सही है। जॉइन जो होता है वो थ्रो करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तो ये वही एरर शो कर रहा था कि यहाँ पे हमको थ्रो करवाना है इंटरप्टेड एक्सेप्शन को। इसको रन कराते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंटर जो है वो एक शेयर ऑब्जेक्ट है और काउंट एक शेयर्ड वेरिएबल है। दोनों थ्रेड्स T1 और T2 सेम काउंटर ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखा था काउंट प्लस प्लस। ये सिंपल दिखता है लेकिन इंटरनली ये 3 स्टेप परफॉर्म करता है। पहले वैल्यू रीड होती है, फिर इंक्रीमेंट होती है और फिर वैल्यूज वापस राइट होती है। ये स्टेप्स एटॉमिक नहीं होती, इसलिए जब दो थ्रेड्स सेम टाइम पे इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं तो रेस कंडीशन ऑकर होती है। अभी यहाँ पे हमें आउटपुट मिला 2002। आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि आउटपुट जो है वो 2000 होगा, लेकिन एक्चुअल आउटपुट जो है वो रैंडम होता है। अब मान लीजिए एक सिचुएशन की थ्रेड T1 ने काउंट की वैल्यू रीड की, मान लो जो है वो 1000 है। फिर उसी टाइम पर थ्रेड T2 ने भी काउंट की वैल्यू रीड की जो कि 1000 है। अब T1 ने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1001। फिर लेकिन T2 जो है वो पुरानी वैल्यू 1000 के बेस पे इंक्रीमेंट करेगा और 1001 वापस राइट कर देगा। इस केस में इंक्रीमेंट लॉस्ट हो गया। इसी तरह कभी कभी एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऐसे होता है जहाँ थ्रेड्स एक्सपेक्टेड लूप काउंट से एक्स्ट्रा इंटरलीविंग कर लेता है। इसलिए जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आउटपुट हर बार डिफरेंट होता है। ऐसे कभी आउटपुट हमें 2000 मिलेगा, कभी 2 मिलेगा, कभी 1980, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें यहाँ पे मिल गया अभी 1871। ये इसलिए होता है क्योंकि थ्रेड शेड्यूलिंग अनप्रिडिक्टेबल है। काउंट प्लस प्लस जो है वो एटॉमिक ऑपरेशन नहीं होता है। शेयर डेटा बिना सिंक्रोनाइजेशन एक्सेस हो रहा है। इसी सिचुएशन को ही हम कहते हैं रेस कंडीशन। और जब रेस कंडीशन होती है तो प्रोग्राम थ्रेड सेफ नहीं होता है। रॉन्ग आउटपुट लाइक 1871 or 2002 proves that multiple threads are updating the same variable at the same time without synchronization। इसको हमने अगेन रन कराया तो मिला 1954। हर बार ये अलग वैल्यू प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे हमने यूज किया है T1.join एंड T2.join। हमने दो थ्रेड स्टार्ट किए थे, T1.start एंड T2.start, बट थ्रेड एग्जीक्यूशन जो है वो एसिंक्रोनस है। इसका मतलब ये है कि थ्रेड जो है वो वेट नहीं करेगा T1 और T2 ऑटोमेटिकली फिनिश करने के लिए। अगर हम ज्वाइन यूज ना करेंगे तो क्या होगा, मेन थ्रेड जो है वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और प्रिंट कर देगा फाइनल काउंट प्लस काउंटर डॉट काउंट को। हो सकता है T1 T2 अभी एग्जीक्यूट ही हो रहे हैं और मेन थ्रेड ने पहले ही आउटपुट प्रिंट करा दिया। इस केस में आउटपुट जो है वो इनकम्प्लीट होगा और बिल्कुल गलत होगा। जब हम लिखेंगे T1.join एंड T2.join, इसका मतलब ये है कि मेन थ्रेड जो है वो वेट करेगा जब तक T1 कंप्लीट नहीं हो जाता और T2 कंप्लीट नहीं हो जाता। जॉइन बोलता है मेन थ्रेड रुक जाओ, पहले इन दोनों थ्रेड्स को काम कंप्लीट कर लेने दो। अगर जैसे हम इसको हटा देते हैं जॉइन को, तो मेन थ्रेड जो है वो रिजल्ट बहुत जल्दी प्रिंट कर देगा। ये वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुई, इसने अपनी वैल्यू पहले ही प्रिंट कर दी। ये थ्रेड अपने काम कर ही नहीं पाए। और जैसे ही इसको हम जॉइन लगाते हैं इसमें, तो मेन थ्रेड जो है उसने रिजल्ट प्रिंट करा दिया जब दोनों थ्रेड्स ने अपना काम कंप्लीट किया। उसके बाद जॉइन इज यूज्ड टू मेक द मेन थ्रेड वेट अंटिल द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर थ्रेड इज कंप्लीटेड। जॉइन से रेस कंडीशन सॉल्व तो नहीं होती है, जॉइन सिर्फ वेटिंग इंश्योर करता है। अब सवाल आता है कि रेस कंडीशन का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें हम। तो इसके लिए हम यूज करते हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन एक मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही थ्रेड शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करे। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाता है, बाकी थ्रेड्स वेट करते हैं और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है लॉक रिलीज हो जाता है। इससे रेस कंडीशन अवॉइड हो जाती है, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। क्रिटिकल सेक्शन वो पार्ट होता है कोड का जो शेयर डेटा को एक्सेस करता है और जिससे मल्टीपल थ्रेड्स को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल में लगाया था इंक्रीमेंट मेथड, तो वो इंक्रीमेंट मेथड ही जो थी वो था क्रिटिकल सेक्शन। अभी हम इसी के थ्रू समझेंगे सिंक्रोनाइजेशन को। इसके लिए मैं अलग से बना लेती हूँ एक पैकेज।
इसके अंदर भी बनाएंगे हम 2 फाइल, पहले काउंटर और दूसरी माई थ्रेड। माई थ्रेड एक्सटेंड करा रही है थ्रेड को। इसके अंदर सेम कोड आएगा तो इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं यहाँ से। बस डिफरेंस ये है कि ये मेथड सिंक्रोनाइज्ड होगी। माय थ्रेड का कोड भी कॉपी कर लेते हैं हम। इसको यहाँ से हटाना है। नाउ इट्स करेक्ट। इसमें पूरे मल्टी थ्रेडिंग की रेस कंडीशन वाला आ गया, इसको सब हटाना पड़ेगा। इसको फिर से लिख ही लेते हैं अपन। माई थ्रेड T1 is equal to new my thread counter and my thread V2 is equal to new my thread counter. अभी क्या एरर आ रही है? अब सही है। अब इसको कराते हैं हम रन। यहाँ पे क्या किया हमने, इंक्रीमेंट मेथड के साथ में सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज किया है। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही थ्रेड इस मेथड को एग्जीक्यूट कर सकता है, बाकी थ्रेड्स तब तक वेट करेंगे जब तक लॉक रिलीज नहीं हो जाता। इसलिए हमको हमेशा 2002 ही मिल रहा है। अगर मैं इसको एक और बार रन कराती हूँ तो मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब रेस कंडीशन सॉल्व हो गई और प्रोग्राम थ्रेड सेफ बन गया। इंटरनली जावा में हर ऑब्जेक्ट के पास एक मॉनिटर लॉक होता है। हमने इसमें काउंटर मेथड में लगाया था सिंक्रोनाइज्ड। इसकी वजह से रेस कंडीशन सॉल्व हो गई। सिंक्रोनाइजेशन तभी काम करता है जब सेम लॉक और सेम शेयर्ड ऑब्जेक्ट यूज हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 तक चल रहा है। इसका मतलब ये है कि 1001 आइटरेशंस हो रहे हैं। तो 1001 प्लस 1001 इज इक्वल टू 2002। अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा 2000 प्रिंट होगा। ये यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज किया है इंक्रीमेंट मेथड के साथ में। इसका मतलब ये है कि जब कोई एक थ्रेड इस मेथड के अंदर एंटर करेगा तो वो काउंटर ऑब्जेक्ट का लॉक ले लेता है। जब तक ये थ्रेड मेथड एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता, कोई भी दूसरा थ्रेड इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा थ्रेड ट्राई करता है तो उसे वेट करना पड़ता है जब तक पहला थ्रेड लॉक रिलीज ना कर दे। इसी तरह से एक टाइम पर सिर्फ एक ही थ्रेड काउंट प्लस प्लस एग्जीक्यूट करता है और रेस कंडीशन कम्प्लीटली अवॉइड हो जाती है। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन करा है तो हमें 2000 आउटपुट मिला। इसका मतलब ये है कि रेस कंडीशन सॉल्व हो चुकी है, शेयर डेटा सेफ हो गया और प्रोग्राम कम्प्लीटली थ्रेड सेफ बन गया है। चाहे थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन ऑर्डर कुछ भी हो, फाइनल रिजल्ट हमेशा करेक्ट ही रहेगा। सिंक्रोनाइजेशन वर्क्स ओनली व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स शेयर द सेम ऑब्जेक्ट लॉक। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाया है और दोनों थ्रेड्स T1 और T2 जो है वो रिसीव कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, दैट इज काउंटर। तो जैसे ही T1 एंटर करता है सिंक्रोनाइज्ड मेथड को, ये लॉक कर देता है काउंटर ऑब्जेक्ट को। तो when T2 try to access the same method, it cannot because same object lock जो है वो already taken by T1। इंटरनली जावा में हर ऑब्जेक्ट के पास में एक मॉनिटर लॉक होता है। जब कोई थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर जाता है तो वो ऑब्जेक्ट का लॉक एक्वायर कर लेता है। बाकी थ्रेड्स जो सेम कोड एक्सेस करना चाहते हैं वो ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, लॉक रिलीज हो जाता है और नेक्स्ट थ्रेड को चांस मिल जाता है। तो ये तो हमने देख लिया रेस कंडीशन और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। अभी हम समझते हैं व्हाट इज थ्रेड सेफ्टी।
एक प्रोग्राम थ्रेड सेफ तब होता है जब मल्टीपल थ्रेड्स उसे एक्सेस करें और फिर भी आउटपुट गलत ना आए। थ्रेड सेफ कोड जो होता है वो रेस कंडीशन को प्रिवेंट करता है। हमने अभी देखा सिंक्रोनाइजेशन जो कि थ्रेड सेफ्टी अचीव करने का एक तरीका है, लेकिन ये एक ही तरीका नहीं होता है। नॉन सिंक्रोनाइज कोड जो होता है वो जनरली थ्रेड सेफ नहीं होता है, जबकि सिंक्रोनाइज कोड जो होता है वो हमेशा थ्रेड सेफ होता है। सिंक्रोनाइज कोड में रेस कंडीशन नहीं होती है, थ्रेड सेफ्टी गारंटीड होती है और डेटा कंसिस्टेंट रहता है। और नॉन सिंक्रोनाइज कोड में रेस कंडीशन हो सकती है, थ्रेड सेफ्टी गारंटी नहीं होती है, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होती है। द क्वेश्चन इज व्हेन टू यूज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन तब यूज करना चाहिए जब शेयर्ड म्यूटेबल डेटा हो और करेक्टनेस परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अननेसेसरी सिंक्रोनाइजेशन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये परफॉर्मेंस को स्लो कर सकता है। इस टॉपिक से इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि व्हाट इज रेस कंडीशन, व्हाई इज सिंक्रोनाइजेशन नीडेड, इज काउंट प्लस प्लस थ्रेड सेफ, व्हाट इज थ्रेड सेफ्टी, डज सिंक्रोनाइजेशन अफेक्ट द परफॉर्मेंस। तो इस वीडियो में हमने सीखा रेस कंडीशन क्या होती है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के बारे में देखा हमने, थ्रेड सेफ्टी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।